Hello to all my lovely kids, welcoming you all on ADP Star, a super learning platform. So NDSC क्रैश कोर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और आज हम जो है इसका लेक्चर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि इस चैप्टर की क्या रिक्वायरमेंट है हमारे हिस्ट्री में। तो जब भी हम हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन कुछ चैप्टर्स ने या इन कुछ मूवमेंट्स ने, इन कुछ इस तरीके के वर्क्स ने हम लोगों की पूरी लाइफ चेंज कर दी है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंट्री में, एक कॉन्टिनेंट में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो पूरी तरीके से फैल गया था, और जिसकी वजह से कि नेशनलिज्म स्पिरिट जो है ये जनरेट हुई और उसके बाद बहुत सारे नेशंस बनने लगे। तो चैप्टर की समरी हो गई है क्लियर। चलो स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छी सी पिक्चर है। ओके, इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनके पास फ्लैग्स है, ठीक है। उसके बाद हमें एक स्टैचू दिख रहा है, इस स्टैचू के हाथ में जो है वो एक टॉर्च है या एक बुक भी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स है जो कुछ शॉवर कर रहे हैं। इस तरीके की कुछ एक पिक्चर्स दिख जाती है, और इस पिक्चर का हिस्ट्री के इस चैप्टर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। क्या है वो तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब भी मिलेगा। पहले देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। Men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. जैसे जैसे लोग निकल रहे हैं तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो है अपना आदर सम्मान देकर जा रहे हैं। A female figure was shown with the torch of enlightenment in one hand and the charter of the rights of man in the other hand. अब यहाँ पे हमें एक फीमेल फिगर दिखाई दे रही है जिनके की एक हाथ में जो है वो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर है। चार्टर मीन्स व्हाट? चार्टर मीन्स कि यहाँ पे उनके पास कुछ एक बुक है जो कि राइट्स बता रही है मेन के। तो ये बहुत अच्छी एक चीज है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. अब हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे जो है ना कुछ वो सिंबल्स पड़े हुए हैं जिनकी कुछ जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में। नेक्स्ट पॉइंट, in Sori's utopian vision the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. अब फ्रेडरिक सोरियो की जो ये वाली पिक्चर है, इससे ये साफ समझ में आ जाता है कि ये जो लोग हैं ना ये डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। कैसे समझ में आया है ये? उनके फ्लैग्स जो है डिफरेंट है, उन्होंने नेशनल कॉस्ट्यूम पहनी है, ऐसा कुछ कॉस्ट्यूम जो कि उनके कंट्री को जो है वो शो कर रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि देश और दुनिया के जितने भी लोग हैं इनमें नेशनलिज्म स्पिरिट है, ये चाहते हैं अब एक बहुत बड़ा सा चेंज। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, लाइन बना के जुलूस निकाल रखा है भाई, और उसके बाद जो किंग, उनकी पावर्स या कुछ जो एब्सोल्यूट सिंबल्स होते हैं उनको फेंक रखा है जमीन पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब यूरोप की स्टोरी जो स्टार्ट होती है ना तो वो स्टार्ट हो जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि आपने पढ़ा था क्लास 9th में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई जिसने कि पूरे देश और दुनिया को बदल के रख दिया। क्या बदल के रखा, चलो देख लेते हैं। सो स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या स्टेप लिए थे? तो बहुत सारे भाई स्टेप्स थे उनके। जब से सबसे पहले तो ये कि वो टैक्स के अगेंस्ट हो गए थे, वो किंग की डिस्पोटिक पावर्स के अगेंस्ट हो गए थे, वो डायनेस्टिक रूलर्स के अगेंस्ट हो गए थे। वो चाहते थे इक्वेलिटी, वो चाहते थे कि जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ है ना इसको बिल्कुल हटा दिया जाए। वो चाहते थे कि कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा आ जाए, एक नेशनल बॉडी होनी चाहिए जो कि कंट्री के लिए या कंट्री मैन के लिए जो है उनके इंटरेस्ट में कुछ डिसाइड करेगी। तो ऑल एंड ऑल वो लोगों का भला चाहते थे, लेकिन ये भलाई इतनी अच्छी नहीं होती ना। जो भी भला करने चाहता है ना उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने भी किया था, और फाइनली उनके क्या वर्क्स थे, लेट्स हैव अ लुक। So, the ideas of la patrie, the fatherland and les citoyens, the citizen, ये सबसे पहले उन्होंने किया था discovered. Okay, so first of all we are talking about la patrie. So ये la patrie क्या है? Fatherland, जैसे हम इंडिया के लिए बोलते हैं ना मदरलैंड, वैसे ही फ्रांस में क्या बोला जाता था? फादरलैंड। ओके,
ये बार बार एग्जाम में आया है, एनटीएससी एग्जाम में, आपको इसे अच्छे से याद रखना है कि ला पार्टरी का मतलब होता है फादरलैंड, पितृभूमि, जैसे इंडिया को मातृभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ले सिटोरियन। सो ले सिटोरियन क्या है, ये सिटीजन्स को बता रहा है, जैसे कि भारत माता और भारतवासी, वैसे ही ये पितृ लैंड है इनकी, ठीक है, पितृभूमि, और इस पितृभूमि की जो संतान है इनके सिटीजन, अपनी लैंग्वेज में इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। मीनिंग आपको याद रखना है, रिपीटेडली टाइम पूछा जाता है, जब भी कुछ रिपीटेडली टाइम आ जाएगा ना तो मैं उसको ट्रायंगल मार्क कर दूंगी, आप समझ जाएंगे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चूजन। अब यहाँ पे जो है फ्रांस का एक फ्लैग जो है वो चूज कर लिया गया था, जो कि तिरंगा था, उसमें 3 कलर्स थे। जल्दी से बता दो कि वो 3 कलर्स कौन कौन से थे, ब्लू व्हाइट रेड थे या उसमें ग्रीन था, क्या था, मुझे जरूर बताना। ओके, सो एक आ गया ट्राई कलर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने बहुत सारी आज़ादी के नारे दिए, बहुत सारे उन लोगों ने स्लोगन्स लिखे, कस्में खाई, वादे किए, सब किसकी याद में, जो कि उनके रेवोल्यूशनरीज थे, जो कि उनके पूर्वज थे, उनको कसमें खा खा के बताया। जैसे हम लोगों के इंडिया में भी होता है ना, हम फटाफट से कसम खा लेते हैं, अरे यार गीता की हाथ रख के कसम खा लेते हैं, कभी महात्मा गांधी की कसम, उनकी देशभक्ति की कसम, तो ऑल एंड ऑल अपने किसी फ्रेंड की कसम। वैसे यहाँ पे ना देशभक्ति इतनी ज़्यादा थी कि लोग जो है ना, जो अच्छा अच्छा कुछ कर गए थे, उनकी कसमें खा के लोग समझाने लगे कि हम जो है ना वो नेशनलिज्म स्पिरिट को खत्म नहीं होने देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड। यहाँ पे स्टेट्स जनरल को इलेक्ट किया गया था, किसने किया था, यहाँ पे एक्टिव बॉडी सिटीजन्स ने, ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स ने। यहाँ पे सभी सिटीजन्स को जो है वो इलेक्शन या कॉन्टेस्ट करने के लिए या वोट देने के लिए चूज नहीं किया था। एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, और उसके बाद क्या किया, रीनेम कर दिया नेशनल असेंबली। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और यूनिफॉर्म लॉज ये बनाए गए थे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ओके, उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश। जितने तरीके के भी ड्यूटीज थे, टैक्सेस थे, सब कुछ खत्म कर दिया गया, भाई इतना कुछ पे नहीं करना है, अच्छी बात थी ये तो। उसके बाद आ जाता है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। अब क्या कर दिया गया, सेम वेट मेजर ये जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब अलग अलग लैंग्वेज जो होता है ना, अलग अलग बोली जो होती है, उन सब को हटा दिया गया। फ्रेंच को जो है वहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया गया था। चलो समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हमने बात कर ली थ्योरी की, और आप सोचोगे मैम बोर हो रहा है, तो बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज है, इसमें से क्या एक स्टेप नहीं था, या इसमें से क्या एक स्टेप था। तो क्या नहीं था तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे, उसके बाद हमें एक चूज करना होगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शंस में से 3 गलत हो गए और एक ऑप्शन सही चूज करना है तो थोड़ा मुश्किल है। जल्दी से है ना 1 मिनट का क्विक रिविजन कर लेते हैं। सो ला पार्ट्री, ले सिटोरियन, पार्ट्री और ला मतलब होता है फादरलैंड, ले सिटोरियन का मतलब है सिटीजन। फ्रेंच फ्लैग यहाँ पे ट्राई कलर ये चूज किया गया था। अब यहाँ पे न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड और कमेमोरेटेड, नेम ऑफ नेशन, मार्टियर्स जो मर गए थे उनके नाम पे कस्में वादे किए गए हैं, देश के नाम पे कस्में भी खाई गई, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी ने जो है वो क्या किया, स्टेट जनरल को इलेक्ट भी किया। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा सा हो गया था। कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश कर दी। उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है इसको अडॉप्ट किया गया, और रीजनल डायलेक्ट्स अलग अलग लैंग्वेजेस जो होती है, बोली जो होती है, भाषा जो होती है, उन सबको हटा के फ्रेंच को जो है वो कॉमन कर दिया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन हम बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस्ड नेपोलियनिक कोड। अब नेपोलियनिक कोड क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चा, चलो देख लेते हैं। अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो सबसे पहले ये कि फ्रांस में जो बहुत सारी वो थी ना, क्या थी, मतलब अलग अलग तरीके से टैक्स थे, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ था कि फर्स्ट स्टेट कुछ नहीं देगा, सेकंड स्टेट कुछ नहीं देगा, जो भी देगा बेचारा थर्ड स्टेट ही देगा ना, तो वो सब कुछ हटा दिया था यहाँ से। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ,
ठीक है, ये भी इसको इंट्रोड्यूस किया था, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को माइनस कर दिया था, मतलब रिमूव कर दिया था। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये इंट्रोड्यूस किया था। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को बहुत सिंपल और अच्छा और बेहतर कर दिया गया था। ओके, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, इसको बंद कर दिया था, इसको माइनस मतलब इसको हटा दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था? फ्यूडल सिस्टम भी एक तरीके से जो है वो कुछ चार्ज करने का सिस्टम था कि आओ भाई हमें चंदा दो, हमें पैसे दो और किसी भी तरीके से बस हमें देते ही जाओ, हमें देते ही जाओ, खुद गरीब बनते जाओ। तो ये था फ्यूडल सिस्टम, तो इसे भी खत्म कर दिया था। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेफडम एंड मिनोरियल ड्यूज, अब पीजेंट्स जो थे ना उन्हें ज़बरदस्ती के बंधुआ मजदूरी से या गुलामी से आज़ाद कर दिया गया था। उनके मिनोरियल ड्यूज जो थे, जो बकाया चल रहा था ना, वो सब कुछ यहाँ पे खत्म कर दिया। He removed guild restrictions from the towns, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया? गिल्ड रेस्ट्रिक्शन जो था, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या है इसको भी हम समझेंगे। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन जो है उसको भी हटा दिया था, ठीक है, ये माइनस कर दिए थे। He laid stress on infrastructure, इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया था। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और बैंकिंग सिस्टम, इसको बहुत ही अच्छा सिस्टम कर दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, इसको अच्छा कर दिया था भाई। नेक्स्ट है द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी, लेकिन लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें ना पसंद नहीं आ रही थी। देखो जो भी नेपोलियन ने किया था ना, चाहे वो किया हो इंट्रोड्यूस या चाहे उसको किया हो माइनस, जो इंट्रोड्यूस किए थे वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, ठीक है, सारे स्टार्ट थे। जो माइनस किए थे ना, मतलब जो हटा दिए थे सिस्टम, वो सब भी बहुत ही अच्छा था भाई, तो ये भी उसने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन फिर लोगों को नेपोलियन पसंद क्यों नहीं आया? सिर्फ एक रीजन की वजह से, और वो इम्पोर्टेंट रीजन होता है फ्रीडम। ओके, कैसे भाई फ्रीडम कैसे? क्योंकि भाई हम आपको कह रहे हैं कि हमने आपको सब दे दिया, लेकिन आप फिर भी बंद रहो, आपके पास ना तो वोटिंग राइट्स होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ है ना अंडर दी थंब रूल वैसे वाली कंडीशन में आ जाओ, तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो लोगों को शुरू में तो नेपोलियन अच्छा लग रहा था कि भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि नेपोलियन उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा किसी को फ्रीडम सबसे ज़्यादा पसंद होती है। एक पंछी भी ना पिंजरे में रह के ज़्यादा खुश नहीं रहता, वो भी आसमान में उड़ान भरता है ना, तब वो सबसे ज़्यादा खुश था। तो ये तो भाई इंसान है, तो जल्दी से जल्दी जो लोगों का ये जो अच्छा अच्छा वाला पना था ना, ये खत्म हो गया और वो नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए। क्या हुआ फिर, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो ये जो एंथुसियाज्म है ना, ये बहुत जल्दी है ना हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया था, हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया था। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो है वो सब कुछ इतने अच्छे से नहीं हो रहे थे। प्लानिंग करना अलग बात होती है, हमने इतनी सारी चीज़ें प्लान कर दी, लेकिन वो क्या था, नॉट गो हैंड इन हैंड, जैसा सोचा था ना वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। और पॉलिटिकल फ्रीडम तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। टैक्सेशन बढ़ा दिया था, सेंसरशिप लगा दिया गया था, कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, जबरदस्ती भर्ती हो रही थी आर्मी में। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, लोगों को ना ये नेपोलियन आंखों में ना चुभने लगा। अब जो चीज़ चुभती है खटकती है ना, उसको लोग सबसे पहले उठा के फेंक देते हैं। क्या नेपोलियन को भी फेंका था? चलो देख लेते हैं नेपोलियन के साथ क्या किया था। बिल्कुल भाई, नेपोलियन को फेंक दिया था, उसके साथ फाइनली जो है वो बैटल ऑफ वाटरलू हो जाता है, जहाँ पे वो हार गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं। उससे पहले मैंने आपको ये बताना मैं भूल गई थी कि इस टॉपिक से जो है ना वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से भी सिंपल वही आएगा कि नेपोलियन ने जो है इनमें से क्या इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इतने सारे में से एक कुछ ऐसा आ जाएगा। तो नेपोलियन ने देखो सबसे पहले बेस्ड ऑन बर्थ, इक्वेलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, फ्यूडल सिस्टम, ये सारी जो अच्छे अच्छे चीज़ें थी ना उनको इंट्रोड्यूस किया, जो गंदी गंदी चीज़ें थी ना उनको उसने सिस्टम से हटा दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गलती कर दी उसने कि उसने यहाँ पे जो है ना वो फ्रीडम नहीं दिया लोगों को, टैक्स ज़्यादा था, सेंसरशिप लगा दिया गया था, उसके बाद ज़बरदस्ती मिलिट्री में भर्ती हो रही थी। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स नहीं थे जिसकी वजह से कि उसको टाटा बाय बाय हो गया। तो याद रखेंगे हम, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से एनटीएससी में कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वो क्या आ सकता है, जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाला एक पेज बताया था, फ्रेडरिक सोरी पहला पेंटिंग वाला पेज, जरूर आता है वहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट पेज बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या क्या बेनिफिट्स हुए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद ये कि नेपोलियन ने क्या अच्छे काम किए, ये भी एक आ सकता है। या फिर आ सकता है कि कौन से थिंकर ने कौन सी बुक लिखी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। या फिर ये भी आ सकता है कि जो जो उनकी असेंबलीज इलेक्ट हुई थी या बॉडीज जिनको इलेक्शन किया गया था, कौन सी बॉडी का कौन सा नाम था। तो इस चैप्टर में से ना ये कुछ पॉइंट्स आएंगे, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है ना, तो आप वो जो किसी सिली सिली पॉइंट्स पे बिल्कुल पजल्ड हो जाते हो ना कि मैम इस लाइन का क्या मतलब है, छोड़ दो लाइन। बच्चा जो नहीं समझ में आ रहा है ना, उस लाइन को छोड़ दो, क्योंकि एनटीएससी में ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल अच्छे से घुस के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वहीं से क्वेश्चन बनता है, सारी लाइन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमारी इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ तक जो है ना हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा। फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द सेंस जो 9th क्लास का हमारा चल रहा था ना, वो वाला पढ़ा हम लोगों ने। अब यहाँ से स्टोरी आ गई है यूरोप की। अब देखो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, लेकिन स्टोरी में तो हमें ये जरूर बताया जाएगा ना कि ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस से। सो यहाँ तक हम लोगों ने फ्रांस का एक रिवीजन किया। अब जो स्टोरी स्टार्ट होती है ना यूरोप की, वो एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो ये इससे पहले वाला था फ्रांस का एक क्विक रिवीजन, ओके। और यहाँ की स्टोरी आ जाती है अभी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या स्टोरी है इसकी, एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास। यहाँ पे ये लोग आपस में आ गए थे, एक एरिस्टोक्रेट क्लास थी या मिडिल क्लास थी, ये जो आ गए थे। अब इन्होंने आगे से क्या किया, ओके। तो सोशली और पॉलिटिकली जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, जिनके पास की लैंड हुआ करती थी, वो यहाँ पे थी डोमिनेंट क्लास, ओके। और उसके बाद क्या है, वेस्टर्न पार्ट्स जो थे सेंट्रल यूरोप के, वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही थी, वहाँ पे जो है ट्रेड भी हो रहा था। और इस वजह से जब ऐसा कुछ होता है कि प्रोडक्शन होता है या फिर इंडस्ट्री बनने लग जाती है, तो पूरे के पूरे टाउन को जो है ना वो ग्रोथ मिल जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री चाहिए तो लेबर चाहिए, लेबर चाहिए तो लोगों को काम मिलेगा, काम भी मिल जाएगा, लेबर भी आ जाएगी। अब उनके रहने के लिए फैक्ट्रीज में क्वार्टर्स बनाए जाएंगे, फिर क्वार्टर को जो है सर्वेंट्स दिए जाएंगे, फिर उसके बाद उनके फैमिलीज के लिए जो है हॉस्पिटल्स स्कूल्स भी खुलेंगे, एटीएम बैंक्स खुलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा करेगा। तो जब इंडस्ट्री बनती है ना, तो उसका सबसे अच्छा एक बेनिफिट होता है कि वो टाउन पूरा डेवलप हो जाता है, ओके। चलो मूविंग अहेड, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू अ बीइंग। अब यहाँ पे जो है वो नए ग्रुप्स आ गए थे मार्केट में, कौन कौन से थे, अब यहाँ पे आ गए थे वर्किंग क्लास, जो कि काम करना जानते थे। पीजेंट्स वगैरह चला गया, फार्मर्स चले गए, अब यहाँ पे आ गई वर्किंग क्लास, ठीक है। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आ गई थी। मिडिल क्लासेस जो है ना, ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, बिजनेसमैन तो थे ही सही और प्रोफेशनल्स भी यहाँ पे आ गए थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर जो है ना वो एरिस्टोक्रेट और न्यू मिडिल क्लास को फॉर्म किया। यूरोप में ये ही वो ग्रुप था जो सबसे ज्यादा सोचता था कि किस तरीके से क्या किया जाना चाहिए। इनकी ना हमेशा खोपड़ी में कुछ ना कुछ चलता रहता था। यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ से क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें चैप्टर का एक बेस पता होना चाहिए, उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन के सही आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब ये जो है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएंगे वो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगी। What did liberal nationalism stand for? लिबरल नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं? तो लिबरल का बेसिक मीन्स होता है फ्री, कुछ ऐसा जिसमें कि आपको किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं हो, आप बिल्कुल फ्री हो, तो ऐसा कुछ होता है लिबरल नेशनलिज्म। चलो, सो लिबरल ये जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड्स, क्या है लैटिन वर्ड लिबर, और जिसका मतलब है फ्री, ओके। सो मिडिल क्लासेस में जो है लिबरलिज्म का क्या मतलब निकाला, स्टूड फॉर फ्रीडम, इनको चाहिए थी फ्रीडम। अब यहाँ पे फ्रीडम सबको अलग अलग चाहिए, कैसे अलग अलग चाहिए, मिडिल क्लास का फ्रीडम अलग था, उसके बाद बिजनेसमैन का फ्रीडम अलग था, उसके बाद जो कंजर्वेटिव्स थे ना उनके लिए फ्रीडम अलग था, जो चर्चमैन थे उनके लिए फ्रीडम अलग था, सबके फ्रीडम के मतलब अलग अलग थे भाई। रहीमन संसार में भांति भांति के लोग, सो ये भांति भांति ना सारी भांतियां यहाँ पे थी। क्या क्या भांति थी चलो अभी और देखेंगे आगे। अब मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या था, ये आई एम राइटिंग इट हियर। तो सबसे पहले आ जाती है मिडिल क्लास, और जिनके लिए था इक्वेलिटी बिफोर लॉ। क्या था ये, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये था मिडिल क्लास के लिए मतलब।
सो जो पॉलिटिकली एम्फेसिस कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, पॉलिटिकली जो है ना वो भी यहाँ पे ये कुछ चाहते थे कि अच्छा सा होने लग जाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म जो है इसका क्या मतलब था, स्टूड फॉर दी एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, कि ये जो ऑटोक्रेसी है ना ये खत्म हो जाए, ये जो है ना ये भाषणवादी लोग, ये जो किंग है, इनका क्राउन जो है, ये जो पूरा एम्परर है, ये एरिस्टोक्रेसी, ये सब जो ऑटोक्रेसी यहाँ पे खत्म हो जाए, मतलब रूल खत्म हो जाए। ये जो थंब रूल था ना इसको खत्म करना चाहता था। ओके, ये जो क्लरिकल प्रिविलेजेस है ना ये खत्म हो जाए और उसकी जगह पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट ये आए। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या कंसर्न करना चाहता था, देखो यहाँ पे ना ये सेंटेंस तो पूरा मिक्स करके लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सी शॉर्ट पॉइंट्स में आपको समझाया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म का मतलब था कि ऑटोक्रेसी खत्म हो जाए, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म हो जाए और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट ये मिल जाए, जिससे कि क्या आ सके, इलेक्शंस आ सके, जिससे कि इलेक्टेड बॉडी आ सके, और वो जो रूल था ना जैसे कि जार का था या फिर जैसे कि लुई का था, वो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट था बहुत ही। सबसे इंपॉर्टेंट, लिबरलिज्म का मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस पूरे को एक्सप्लेन करने के लास्ट में बताऊंगी यहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही सिंपल आ सकता है, वो ये कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता था, किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मिडिल क्लास पीपल के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि जो इकोनॉमिस्ट थे ना उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, ये आ सकता है। या फिर वो आपको ये भी कर सकता है कि इनमें से क्या लिबरलिज्म का मतलब नहीं है, तो अब वो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में देगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं लिबरलिज्म का एक नया मतलब। ओके, सो अब हम आ गए हैं a new conservative after 1815. I think I skipped one page. Yes, it is. So equality before the law didn't necessarily stand for universal suffrage. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की। सो इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सल सफरेज भी हो। यूनिवर्सल सफरेज का इन द सेंस यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो बच्चा, ये मीनिंग है यूनिवर्सल सफरेज का कि सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी का मतलब सबको वोटिंग राइट्स दे दिए। कई ग्रुप ऐसे थे जो सबको वोटिंग राइट्स देना नहीं चाहते थे। Only for a brief period under the Jacobins did all the adult males enjoy suffrage. सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए जैकोबिन क्लब्स के जो लोग थे ना इनको वोटिंग राइट्स मिले थे। अब क्या हुआ था यहाँ पे रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत सारे ना क्लब्स बनने लग गए थे, बहुत सारे छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, लोगों का ग्रुप बन जाता, सेम माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। इनमें से एक क्लब जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था वो था जैकोबिन क्लब। नेक्स्ट, throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. अब आपकी क्लास में क्या हुआ कि कुछ बच्चों के है ना मार्क्स अच्छे आ गए या मार्क्स अच्छे नहीं आए, चलो मार्क्स अच्छे आ गए, उनको बोल दिया टीचर ने कि आप जाओ गेम पीरियड आपका है। जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए उनको बोल दिया कि नहीं भाई आप यहीं पे रहो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना, क्योंकि भाई स्कूल में इक्वालिटी नहीं है। सबको मतलब है ना कि सब गेम पीरियड में जाएंगे, सबको वहाँ जो है वो क्रिकेट बैट चाहिए या फिर फुटबॉल चाहिए या बास्केटबॉल चाहिए। अब वो हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए भाई, किसी ना किसी गेम में उसको डालो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें नहीं मिलेगा तुम साइड में जाके बैठ जाओ, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है ना तो लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो यूरोप में भी कुछ ऐसा ही था, वोटिंग राइट सबको नहीं मिले थे और लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। किसको नहीं मिले थे, फीमेल्स को तो बिल्कुल ही नहीं मिले थे, विमेंस को तो बिल्कुल नहीं मिले थे, और मेन में जो है वो प्रॉपर्टीड मैन को, जिनके पास की प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, जो अमीर थे ना, वो अमीर का बोलबाला, तो उनको मिलने लग गया था, बाकियों को नहीं मिला था। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात नहीं थी। आगे देख लेते हैं हम इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब है। अभी पहले हमने पढ़ा था मिडिल क्लास पीपल के बीच में, अब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक स्फीयर में। तो यहाँ पे लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट imposed restrictions on the movement of goods and capital.
इसका मतलब है कि लोग चाहते थे कि उनको फ्रीडम मिले मार्केट में, वो जिस तरीके से चाहेंगे जो है प्रोडक्शन करेंगे, जैसे चाहेंगे, जिन प्राइस पे चाहेंगे ना उन प्राइस पे सेल आउट करेंगे, जहाँ मर्जी वहाँ सेल आउट करेंगे, जो कि वहाँ पे यूरोप में उस टाइम पे नहीं था। हर बात पे ना इनके ऊपर जो है ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती थी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो तोड़ना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। नाउ 1834 में जो है ना एक कस्टम यूनियन जिसका कि नाम था ज़ोल्वेरिन, अब ये आ जाता है और यहाँ पे ये प्रूशिया के मेंबर्स ने इसको कुछ मिलके बना दिया था। अब ये जो यूनियन था ना इन्होंने सारे टैरिफ बैरियर्स हटा दिए थे और करेंसी जो है ना बहुत सारी थी। कितनी थी? ओवर 30 से ज़्यादा करेंसीज थी, जिसको कि कम करके ये लेके आ गए थे 2 पे। अब आप सोच के देखो कि अगर आपके पास आपके देश में एक करेंसी, रुपया की जगह बहुत सारी करेंसी है, तो भाई किस किस में डील करोगे? यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया कि 30 से कम उसको 2 पे ले आए। तो जो एम था ना ज़ोल्वेरिन का वो क्या था? टू बाइंड दी जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। ये जर्मन को जो है ना वो एक ही साथ, एक ही तार में बांधना चाहते थे। क्या जर्मन के लोग भी बंधना चाहते थे? बिल्कुल जर्मन के लोग भी बंधना चाहते थे। और इसी तरीके से हो जाता है जर्मन का यूनिफिकेशन। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई है। तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े कि लिबरलिज्म का मतलब मिडिल क्लास के लिए क्या है, लिबरलिज्म का मतलब जो है ना इकोनॉमिक स्फीयर में क्या है। चलो आगे देख लेते हैं। न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। अब 1815 तक तो इतनी ज़्यादा मतलब 1789 के बाद यहाँ पे 1815 तक तो इतनी ज़्यादा गुत्थम गुत्थी चल रही थी। फाइनली कुछ अच्छा भी हो जाता है, यहाँ पे एक अच्छा सा दौर आ जाता है कंजर्वेटिज्म का। अब ये जो कंजर्वेटिज्म थे ना ये कौन लोग थे? बिल्कुल अच्छे नहीं थे। ये वही पुराने वाले लोग थे जो गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं अभी धीरे धीरे चैप्टर के साथ। ये वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सब कुछ अच्छा अच्छा सा होने लग जाए। ये पुरानी सोच के लोग थे। ओके, इसीलिए ना हम लोग कई बार फ्रेज में भी यूज करते कि यार वो तो बहुत ही कंजर्वेटिव है, मतलब वो बहुत ही ना पुरानी सोच वाला इंसान है। पुरानी सोच वाला इन द सेंस इस चैप्टर में कहाँ से आ गया? इस चैप्टर में पुरानी सोच वाला मतलब वो किंग और किंग के रूलर्स, मतलब किंग के दूसरे मेंबर्स, उनके जो एम्पायर के मेंबर्स है वो लोग जो कभी नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए। अगर चेंज आ जाएगा तो उनको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी ना, अपनी पावर्स उनको शेयर करनी पड़ेगी। तो ये वो वाला टाइम था, ये वो वाले कंजर्वेटिव्स है, पुरानी सोच। कंजर्वेटिव्स जो है ये क्या मानते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट या सोसाइटी में संभाल के रखने चाहिए, नहीं संभाल के रखेंगे तो इनकी कुर्सी का क्या होगा भाई? तो सारा किस्सा है ना घूम फिर के कुर्सी का आ जाता है। फिर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen traditional institutions like the monarch. ओके, सो यहाँ पे इनको क्या लगा था कि चेंजेस नेपोलियन ने जो किए वो ठीक है, कुछ चेंजेस होने भी चाहिए टाइम के साथ सोसाइटी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुराने इंस्टीट्यूशन को उठा के फेंक दो। पुराने इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ नई चीज़ों को अगर बदला जाए तो अच्छा होगा। कुल मिला के हम ये रहेंगे, इनका जो मैं वाला फैक्टर है ना वहीं पे बैठा हुआ था कि मैं रहूँगा और मैं रह के मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर दूंगा, लेकिन मैं तो रहूँगा ही रहूँगा। ऐसे ये कुछ लोग थे। अच्छा आगे क्या है देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक। The vision of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist is known as। अच्छा यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसे सोसाइटी पे जिसका जो विजन है ना वो कुछ ऐसा है कि सच में ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन ऐसा है या नहीं है उसे क्या कहा जाता है। थोड़ा सा और डेप्थ में इसको समझते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सो यूटोपियन, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म एंड फेमिनिज्म। एक ऐसी सोसाइटी जो कि आइडियल है लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है? अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। अब मैं आपको एक है ना सिचुएशन देती हूँ कि हम लोगों का इंडिया जो है ना वो बिल्कुल ही करप्ट फ्री है, यहाँ पे बिल्कुल क्राइम जीरो है। ओके, और यहाँ पे महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, सबके पास जॉब्स है, पॉवर्टी बिल्कुल भी नहीं है, एडुकेशन रेट यहाँ पे सबसे हाई है और ये हैपनिंग कंट्री है, सबसे हैप्पी है भूटान की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन नहीं है। कैसा लगा सुन के? मजाक लगाना, क्योंकि ऐसा है ही नहीं भाई। सच्चाई पे हकीकत पे बात कर लेते हैं तो हमारी कंट्री में क्राइम रेट थोड़े से ज़्यादा है, लोग डिप्रेस्ड भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे करप्शन भी है
और जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना वो हमेशा लोगों के मतलब इंटरेस्ट में सारे डिसीजंस नहीं लेते हैं। कुछ डिसीजन जो है ना वो अपनी सत्ता को देख के लेते हैं और पार्टीज यहाँ पे चेंज होती रहती है हर 5 इयर्स में, उसके बाद भी लोगों को उनका फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिला है। अब मेरे दो चीज़ों में जो है, दोनों मैंने आपको ड्रीम्स दिखाए थे, इन ड्रीम्स में जो है एक तरफ था रियलिटी, ओके, और एक तरफ ये एक्चुअल में ड्रीम ही था। अब हम बात करते हैं एक ऐसी सोसाइटी जो कि ड्रीम है, जो कि ऐसा लगता है एग्जिस्ट करेगी लेकिन एक्चुअल में करती नहीं है, तो ऐसी सोसाइटी को हम क्या नाम देंगे? अब इतने सारे ऑप्शंस में से हमें चूज करना है ऑप्शन ए, यूटोपियन। ठीक है, ऐसी सोसाइटी को कहा जाता है यूटोपियन, जो कि एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक आइडियल हम लोग का ड्रीम हो। अब मेरा ड्रीम तो देखो यही था इंडिया को लेके, आपका ड्रीम ये हो सकता है ना कि आपके एनटीएससी में जो है वो रैंक्स आ जाए और AIR में आपको अपना फोटोग्राफ देखने को मिल जाए, ऐसा ड्रीम हो सकता है। अनलाइकली टू एग्जिस्ट, लेकिन भाई अगर सारे वीडियोस आपने देख लिए ना तो ये लाइकली एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे वीडियोस और लेक्चर जरूर अटेंड करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। हमारा आंसर मिल गया है हमें, यूटोपियन। ओके, so liberalism stood for the end of autocracy and clerical privileges। अब लिबरलिज्म की हमने इतनी सारी स्टोरी पढ़ ली थी। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि चलो इस वाले क्वेश्चन को तो आप भूल जाओ, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो दो चीजें दी गई है ना, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस, ये कौन से स्फीयर से जो है वो रिलेट करता है? क्या ये इकोनॉमिक स्फीयर से रिलेट करता है, या क्या ये एक और स्फीयर था ना जो हम लोगों का जो मिडिल क्लास स्फीयर, क्या ये वहां से रिलेट करता है? किस से रिलेट करता है? मिडिल क्लास, इकोनॉमिक क्लास, बोथ ऑफ देम, और नीदर ए और बी? क्या आंसर होगा आपका? सिंपल सी बात है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मिडिल क्लास वाले स्फीयर से ये रिलेट करता है। अब इस क्वेश्चन में हमने पूछा है कि लिबरलिज्म जो है ना वो कब से बैठा हुआ है पूरे हमारे जो वर्ल्ड में है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और वियतनाम रेवोल्यूशन। ऑप्शन सपोज आंसर नहीं पता है ना, मुझे पता है ना आपको पता है, अब हमें क्या चूज करना है भाई? चैप्टर जो है ना वो कुछ यूरोप वाला है, सपोज यहाँ पे अमेरिकन की जगह अगर मैंने लिखा होता यूरोप रेवोल्यूशन, ओके, सिंपल सी बात है, यूरोप वाला चैप्टर है सो यूरोप रेवोल्यूशन होगा, टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप लोग यही सोच कर टिक लगाते हो या फिर तो अक्कड़ बक्कड़ लंबे वो ऐसे सोच लेते हो। और यहाँ पे चाइनीज भी है, हमें ये देखना है कि इन सब रेवोल्यूशन में पहला रेवोल्यूशन क्या था? पहला रेवोल्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो करेक्ट आंसर भी क्या हो सकता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि पहला था चाइनीज और वियतनाम रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन बहुत, ये सब तो बहुत बहुत ही लेट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले आ गया था। आंसर देख लेते हैं क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस तरीके से हम आंसर को थोड़ा सा रिलेट और कनेक्ट करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The body in France which considered of the elected representatives and the led the revolt was। चलो, फ्रांस की ऐसी कौन सी बॉडी थी जिसने की सबसे पहले जो है ना वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाई थी और उसके बाद रिवॉल्ट भी छेड़ दिया था? तो काउंसिल ऑफ क्लर्जीज, काउंसिल ऑफ क्लर्जीज कैसे हो सकती है भाई? ये तो खुद ही मतलब प्रिविलेज बेस्ड बाय बर्थ में थे ना। उसके बाद जनरल असेंबली थी, नेशनल असेंबली थी या पीपल्स असेंबली थी? सो पीपल्स असेंबली ही थी, लेकिन पीपल्स असेंबली को ना कुछ नेम दिए गए थे। क्या लगता है आपको कौन सा नेम था? हमने जस्ट अभी आज ही पढ़ा था। जल्दी से ना आंसर सोच लीजिए अपने माइंड में, एक ABCD को मतलब ए तो हटा ही दो, बी और सी में से एक सिलेक्ट कर लो और देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है नेशनल असेंबली, वो असेंबली जो कि फ्रांस में जो है वो किंग्स के अपोज हो गई थी, जिसने सोचा था कि चलो हम मिलकर ना अपना सब अब कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख देंगे, हम सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे, वो थी नेशनल असेंबली, याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन द ईयर। अब ये आ जाता है हमारा स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, कब बैठा था? 1948, 1748, 1848 या 1648?
ऑप्शंस को मैंने थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं रीड किया है। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर हमें डेट याद है ना तो ही हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते हैं। सो एनटीसी एग्जाम में बच्चा नेगेटिव मार्किंग्स तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको चाहे आंसर आए चाहे नहीं आए, आपको एक चूज जरूर करना है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या चूज करूंगी, मैं यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर डी चूज कर लूंगी अगर मुझे आंसर नहीं पता है। क्यों? क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, ओके। और ये कुछ जो है ना वो 1789 के टाइम पे हुआ था। अच्छा उस अकॉर्डिंग तो 1748 भी होना चाहिए। चलो मैंने तो डी चूज कर ही लिया है, वैसे 1789 वाला था तो बी हम चूज कर सकते हैं। बी या डी में से कंपटीशन एक है, मैं तो इनमें से ऐसा कुछ एक चूज करती। आप क्या चूज करते? करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। करेक्ट आंसर होगा डी 1848। क्योंकि देखो बच्चा ये रिलेट करने का एक तरीका है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हुआ था ये 1789 में, 1789 में हुआ था सब कुछ रेवोल्यूशन। अब इसके बाद जो पार्लियामेंट होगा, बेसिकली पार्लियामेंट तो बाद में ही आया होगा ना, क्योंकि तभी तो लोगों ने इतने ज़्यादा कुछ मतलब आक्रमण किए, रेवोल्यूशन किए, उसके बाद ही तो आएगा। तो आंसर चाहे पता हो चाहे नहीं हो, हम सही चूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी 1848 एडी। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वीन्ड इन द। अच्छा अब ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ना, ये कहाँ पे हुआ था? हॉल ऑफ मिरर्स में, हॉल ऑफ फेम में, या चर्च में, या पार्लियामेंट में? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली टाइम्स पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सा आंसर है। चलो मैं चूज कर लूंगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हॉल ऑफ मिरर्स को। आपको क्या लगता है, चर्च में हुआ था या कहाँ पे हुआ था? इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आ गया है हमारा चर्च। अब जो ट्रीटी ऑफ वियना है वो कहाँ पे हुआ था, और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ये कहाँ पे हुआ था? इसके बीच में जो कंफ्यूजन होता है ना आप लोगों का, वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। क्योंकि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ये हुआ था चर्च में, और ट्रीटी जो हुआ था वो हुआ था हॉल में। ओके तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या चूज कर लेंगे? ऑप्शन नंबर सी, चर्च। देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ पे कि आपको थोड़े से कंफ्यूजन्स तो होते ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी इस सीरीज के साथ जो है ना वो सॉल्व होते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सफरेज मीन्स। सफरेज का मतलब क्या है? राइट टू वोट, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट टू प्रॉपर्टी, या राइट टू एक्सप्रेस? आंसर आप लोगों ने पहले ही देख लिया था और करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू वोट। ठीक है, सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, मतलब हम जो वोट देते हैं ना वो वाले राइट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, majority of revolutions that took place all over Europe were in the year। अब यूरोप में क्या हुआ था कि ये नेशनलिज्म को लेके है ना पूरी एक सीरीज चालू हो गई थी। कौन सी सीरीज भाई? एनटीएससी क्रैश कोर्स की सीरीज नहीं थी वहां पे, वो सिर्फ एटीपी स्टार लेके आया है, लेकिन यूरोप में ना सीरीज स्टार्ट हो गई थी रेवोल्यूशंस की। अब जो एक करके रेवोल्यूशन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, इतने सारे रेवोल्यूशन से ना परेशान हो गए थे लोग। अब ये कौन से ईयर में हुआ था तो वो हमें चूज करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 1842, 1849, 1837 और 1848। करेक्ट ऑप्शन भाई मुझे तो लगता है 1848 होगा। आपको क्या लगता है? जल्दी से अपना एक आंसर चूज कर लो। ये जो बेटा नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हम जितनी बार देखेंगे ना हमें उतना अच्छा सा ये लर्न हो जाएगा। तो इसको ना बार बार अपनी मतलब नजर में इसको बिठा लो। कब हुआ था रेवोल्यूशन? जो हुए थे ना वो हुए थे 1848 में। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। ऑप्शन नंबर डी 1848। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। रिटर्निंग फ्रॉम जाइल, गिजेप मजीनी फॉर्म्ड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अब गिजेप मजीनी जो है ना, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था रेवोल्यूशन। इनके रेवोल्यूशन से जो यूरोप के दूसरे अच्छे से जो पावर्स थी ना वो डर गई थी। उनको लगा भाई ये मजीनी तो है ना मतलब हमें ही बाहर निकाल देगा। ये मजीनी को तो लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, जो वो वहाँ के गांधी जी बन गए थे। ठीक है, ऑल्दो वो जो है सत्याग्रह पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही पॉपुलर फेस थे। तो उनको भेज दिया जाइल पे, उनको निकाल दिया कंट्री से, कंट्री बाहर कर दिया, उनको देश निकाला। अब देश निकाले तो हो गए, लेकिन देशभक्ति की जो भक्ति है ना वो ऐसे नहीं छूटती।
इन्होंने बाहर जाने के बाद भी ना बहुत सारे काम किए, चुपके चुपके इन्होंने कुछ कुछ अच्छा अच्छा किया। क्या क्या इन्होंने यंग सोसाइटीज़ बनाई, जिन यंग सोसाइटीज़ के थ्रू नेशनलिज्म स्पिरिट को या यूनिफिकेशन प्रोसेस को जो है वो पूरा किया गया। इन्होंने अपने साथ है ना धीरे धीरे करते करते लोग जोड़े कि आओ भाई हमारे साथ जुड़ जाओ और हम लोग है ना देश को बचा के रहेंगे। क्या थे वो? ओके, सो देख लेते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फॉर्म किया। नेशनल इटली, यंग इटली, यूनाइटेड इटली, ऑर्गेनाइज्ड इटली। अच्छा, सबसे पहले कि गिज़ेप मज़ीनी ने है ना ये इटली के साथ ही कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया? क्योंकि वो थे इटालियन मतलब इटली से बिलोंग करते थे, वो इटली के नेशनलिस्ट थे। तो अपनी देशभक्ति तो भाई इंडिया का पर्सन ना चाहे वो किसी भी देश में रह जाए, लेकिन इंडियन जो भक्ति भावना है ना वो नहीं छूटती है। तो गिज़ेप मज़ीनी भी ऐसे ही थे, इसलिए इन्होंने इटली को लेके बनाया यंग इटली, मतलब इनका जो है वो जवान इटली। अब जो है ना वो इटली पहले जैसा नहीं रहेगा, ऐसा इन्होंने कुछ सोचा होगा। आपका ऑप्शन क्या है? आप भी जल्दी से चूज कर लो, मैंने तो चूज कर लिया है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल यूनाइटेड ऑर्गेनाइज्ड। ये तीनों किसी काम के नहीं है, सिर्फ काम का है यंग इटली। देख लेते हैं करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यंग इटली। मूव ऑन टू द अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन। Giuseppe Garibaldi led an army of volunteers to Rome to fight the last obstacle in the unification of Italy in the year। अच्छा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। लास्ट ऑब्स्टिकल क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि इटली जो है ना वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें से 6 स्टेट्स जो है वो इटली के पास नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक सर्दिनिया पीडमोंट वो इटली के पास था। धीरे धीरे करते करते उन्होंने सेंट्रल साउथ और ईस्ट सबसे जो है छुटकारा धीरे पा रहे थे, लेकिन एक पार्ट रह गया था। उस एक पार्ट के लिए ना किसकी जरूरत पड़ गई थी? गिज़ेप गारिबल्डी। यहाँ पे उन्होंने अपनी आर्मी को बिठाया और कहा कि अब तो चाहे करो या मरो, लेकिन इटली के लास्ट वाले पार्ट को ना अब हमारा करके रहो। तो ऐसा उन्होंने कब किया था? 1857 में, 1867 में, 1877 में या 1887 में? देखो मुझे तो ना सारे ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैं चूज कर लूंगी कुछ 1887। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है ना वो कौन से ईयर में था, ठीक है? यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है ना ये कौन से ईयर से थोड़ा सा कुछ रिलेट करता है, इस तरीके से हमें कुछ याद रखना है। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन बी 1867, मतलब ना तो डी है ना सी है, लेकिन वो है 1867। लास्ट ऑब्स्टिकल जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली का बच गया था, उसके लिए आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स ये रखी गई थी 1867 में। अब इसे कभी भी मत भूलना, ना मैं भूलूंगी ना आप भूलेंगे, ठीक है? वैसे तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा स्किप लग रहा था, लेकिन ना चारों ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं, नंबर ना घूमने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेवोल्यूशनरी सोसाइटी स्टार्टेड बाय मज़ीनी टू अरोज द होल ऑफ इटली टू अ ग्रेटर यूनिटी एंड फाइट फॉर इंडिपेंडेंस वाज। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा है कि मज़ीनी ने ऐसी कौन सी सोसाइटी स्टार्ट की थी इटली को लेके जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिटी को शो करता है, ग्रेटर यूनिटी, और जो कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। तो गिज़ेप मज़ीनी, अभी मैंने बताया वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, आपको पता है नेशनलिस्ट वो कहाँ के थे। तो उन्होंने क्या बनाया होगा? यंग इटालियानो, ये कोई भाई डिश, थोड़ा सा नाम वैसा वैसा लग रहा है, इटालियानो कुछ क्यूजिन का। नेक्स्ट है यंग इटली, द इटालियन या यंग सोल्जर। बहुत सिंपल सी बात है बच्चा। अब एक जैसे क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, तो लैंग्वेज चेंज करने के बाद ये थोड़ी ना है भाई कि हम क्वेश्चन का आंसर ही भूल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है या हो सकता है ये ए हो? क्या लगता है आपको? मैं तो बी पे जाऊंगी, क्योंकि ना क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है सिर्फ, लेकिन मीनिंग वही निकल रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी यंग इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The theory that tries to make awareness of women's right and interest based on the belief on the social, economic and political equality of the genders is known as। एक ऐसी थ्योरी जो कि बताती है कि विमेन के इंटरेस्ट, विमेन के राइट्स वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी हर जगह विमेन को भी मिलनी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मेन के लिए होती है। ऐसी थ्योरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है ह्यूमैनिज्म, फेमिनिज्म,
पोस्ट मॉडर्निज्म या कल्चरलिज्म? क्या कहा जाता है भाई ऐसे थ्योरी को? ऑप्शन देख लेते हैं, देख लिए हैं हमने। हम जाएंगे फेमिनिस्ट के साथ, ऑप्शन बी फेमिनिज्म। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है इसका आंसर यही है, ऑप्शन बी फेमिनिज्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का भी ना आंसर रिवील हो गया है, बट इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, When France sneezes, the rest of Europe catches cold। इसका मतलब ये नहीं है कि जब फ्रांस को थोड़ा जुकाम आता है तो बाकी सबको भी जुकाम हो जाता है, बाकी सबको भी फीवर आ जाता है। इसका मतलब है कि जब भी फ्रांस में कोई एक घटना घटती है तो उसके बाद उसका असर पूरी जगह देखने को मिलता है। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि फ्रांस जो है ना वो उनका अड्डा था, मेन सेंटर था, जहाँ पे कि एक छोटी सी हरकत होते से ही सारे की सारी चिंगारी पूरे यूरोप में भड़क जाती। ओके, तो ये कंडीशन थी। ऐसा किसने कहा है? इतनी मतलब थिंकिंग, हाई थिंकिंग वाली बातें बोलने वाले हमारे महाशय कौन थे? तो कुछ हमारे पास अंकल्स अभी गिवन है। ड्यूक मेटरनिच ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था, ऑटो वन बिस्मार्क ने कहा था, या विलियम वन ने कहा था? मुझे लगता है ड्यूक मेटरनिच ने कहा था। आपको भी ये लगता है या फिर ऑटो वन बिस्मार्क ने कहा था? आंसर आप लोगों ने देख लिया है भाई। चलो आंसर देख लेते हैं इसका। ड्यूक मेटरनिच ने ऐसा कहा था, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस वाज। तो जर्मन का जो पूरा का पूरा ये जो बनाया था ना जर्मन को अच्छे से, अलग अलग से स्टेट्स थे बिखरे बिखरे से, इसका पूरा का पूरा श्रेय ना हम किसको देंगे? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर, गिज़ेप मजीनी या जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। इन चारों में से कौन है? अब जर्मन की स्टोरी हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो क्या थी जर्मन की स्टोरी? सिंपल सी बात है भाई, जर्मन भी ना इटली की तरह एक फैला हुआ देश था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। अब इसमें अलग अलग डायनेस्टीज थी, सबके अलग अलग रूल्स थे, लेकिन बहुत मुश्किल से और शिद्दत से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्क़त के बाद जर्मन को एक कर दिया गया, पूरे नेशन को एक कर दिया गया। लेकिन इसका जो श्रेय है ना वो हम किसको देंगे? किसको देंगे भाई? चलो आंसर देख लेते हैं। तो मुझे लगता है हम इसका श्रेय देंगे ऑटो वन बिस्मार्क को। आपको क्या लगता है, ऑटो वन बिस्मार्क को देना चाहिए या गिज़ेप मजीनी को देना चाहिए? कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमें पता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका आंसर जब भी हम मार्क करते हैं ना फिर हम गलत मार्क करके आ जाएंगे कंफ्यूजन के साथ, लास्ट में आके बोलेंगे ओ शिट यार। तो ये ओ शिट मत करना इस बार, ठीक है? आंसर देखो, करेक्ट आंसर इज ऑटो वन बिस्मार्क। अब इसको है ना थोड़ा सा कुछ आप लोग अपना एब्रिविएशन बना लो कि जर्मन मार्क, जर्मन और जर्मार्क, ठीक है? तो जर्मन का यूनिफिकेशन जब भी आ जाता है वो क्या बन जाएगा? जर्मार्क। तो जर्मन का यूनिफिकेशन मार्क मतलब ऑटो वन बिस्मार्क। ओके, अब यहाँ पे ऑटो वन बिस्मार्क, यहाँ पे ड्यूक मेटरनिच, वो मैटर है, वो मैटर है, लेकिन ये हमने क्या ले लिया? मार्क ले लिया, मार्क से मार्क ही आ गया। ओके, सो यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि थोड़े थोड़े से सिंपल भी है, थोड़े थोड़े से लेंथी टाइप के तो नहीं है, लेकिन जो भी है बेटा हम लोग को पढ़ने ज़रूरी है और आंसर सही भी करने ज़रूरी है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, The claim that the true German culture could be discovered among the common people was made by। ऐसा किसने कहा था कि जर्मन का जो पूरा का पूरा कल्चर है ना ये बहुत ही अलग अलग सा है, लोग अलग अलग से रहते हैं, लेकिन अगर हमें इसको एक करना है तो सभी लोगों को एक जैसा सोचना होगा, एक जैसा दिखना होगा, एक जैसी स्पिरिट रखनी होगी, कॉस्ट्यूम्स में, लैंग्वेज में, फूड हैबिट्स में। क्या होता है, आज हम कैसे कह सकते हैं हम इंडियंस हैं? सबसे पहले तो ना इंडिया की स्किन कलर है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया के स्किन कलर को मैच करेंगे ना तो हम देख सकते हैं कि इंडियन कौन है। तो इंडियन से इंडियंस जो ना भाई भाई दिख जाते हैं। उसके बाद हमारा जो हेयर कलर है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। जो हमारी फूड हैबिट्स है, बहुत सारा ऑयली खाना, बहुत सारा स्पाइसी खाना, ये हमारे लिए थोड़ा अलग हो जाता है। हमारी कंट्री में जो है ना वो आइडल वर्शिपिंग की जाती है, मतलब मूर्तियों की पूजा की जाती है। उसके अलावा हमारी कंट्री में वेद है। तो ये सब चीज़ें ना हमारी कंट्री को बनाता है। उसी तरीके से एक अंकल ने यहाँ पे ऐसा कहा था कि अगर आपको जर्मन को बनाना है ना तो पहले लोगों को बनना होगा, लोगों को एक दूसरे में जो है ना वो कॉमन चीज़ें ढूंढनी होगी, तब जाके हम जर्मन को देख सकते हैं। वो कॉमन चीज़ें क्या होंगी जो कि जर्मन के हिस्ट्री से चलती आ रही है। चलो ऑप्शंस, किसने कहा था ऐसा? बिस्मार्क ने, जैकब ग्रिम ने,
विल्म ग्रिम ने या फिर जोएन गॉटफ्राइड हर्डर ने? अब हम ये याद रखेंगे कि ऐसा कहा था जोएन गॉटफ्राइड हर्डर। क्या लगता है आपको, ए ने कहा था या डी ने कहा था? भाई बिस्मार्क, तो ऑटो वन बिस्मार्क ये तो वही है जिन्होंने जर्मन का यूनिफिकेशन किया था। क्या यहाँ पे भी इन्होंने कुछ कहा है? चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी जोएन गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने कहा था कि जर्मन के लोगों को बांधने के लिए दास वॉक, मतलब कि एक जैसे लोग, एक जैसी सोच, एक जैसे कपड़े, एक जैसा थिंकिंग, एक जैसी फूड हैबिट्स, नेशनलिज्म स्पिरिट, ये सब कुछ रखना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि खादी अपनाओ और अंग्रेजों को भगाओ, तो ये कुछ वैसा ही है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि क्या यार वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न कपड़े मतलब क्या, हमारी कंट्री का नहीं है वो दूसरी कंट्री का है। और एक हम कहते हैं एथनिक क्लोथ्स, मतलब वो हमारी कंट्री की पूरी मतलब एपिक को दिखा रहा है। ये कुछ डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई थोड़ा आराम से चलिए आप। द इंग्लिश पोएट हु हैड रेज्ड फंड्स एंड वेंट टू फाइट अगेंस्ट द ऑटोमन टर्क्स फॉर द ग्रीक। अच्छा, वो कौन सा इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने कि बहुत सारा फंड इकट्ठा किया और फिर वो लड़ने के लिए निकल गए? कौन थे वो? विलियम ब्लेक थे, एंड्रयू ब्रिटॉन थे, एडविन ब्रॉक थे या फिर लॉर्ड बायरन थे? इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया है, ये थे ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बायरन। ठीक है, ये वो थे जिन्होंने कि फंड्स रेज किए थे, उसके बाद वो फाइट में चले गए थे, ऑटोमन टर्क से लड़ रहे थे और बाद में इनको फीवर हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन फंड काम में आ जाता है। ओके, सो ये महाशय कौन थे? ये थे लॉर्ड बायरन। आंसर आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks in। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यूरोप में जो है ना एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्पिरिट ऐसी आ गई थी और उसके बाद एक स्ट्रगल भी चल रहा था ग्रीक्स के साथ। तो ये जो है ना ये कब हुआ था? ये जो पूरा का पूरा स्ट्रगल है ना, ये कब चिंगारी कब भड़क उठी थी ऐसी? ऑप्शन 1821, 1822, 1823 या 1824? मुझे लगता है कि 1821 में हुआ होगा, क्योंकि ये जो चिंगारी सी है ना, ये मतलब सबसे ज्यादा इसका असर वो 1821 में देखने को मिला था। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रीक की बात कर रहे हैं, ग्रीस की बात कर रहे हैं। चलो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका? ऑप्शन ए 1821। कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए कि सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन यूरोप में 48 में हुआ था और उसके बाद जो ये है ना ग्रीस वाला, ये हुआ था 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस सेट अप। अब क्या हुआ था जब रेवोल्यूशन चल रहा था ना, तो हर लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, इवन फीमेल्स को लगता था कि कुछ ना हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। हमें कम से कम, अगर वॉर में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, बट पोइट्री लिख के, स्टोरीज बता के, फोक सॉन्ग्स गाने के बाद कुछ ना कुछ करके भी ना ये नेशनलिज्म स्पिरिट अच्छी जिंदा रखनी चाहिए। हमें डिस्कशन करना चाहिए कि क्या करें, कैसे करें। पहले के टाइम पे ना ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और वट एवर यू हैव, टेलीग्राम, ये सब नहीं होते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, मिलते जुलते बातें करते रहते थे और ऐसे करते करते चौपाल से वो लोग आ गए थे कहाँ पे? क्लब्स में। अब इन्हीं क्लब्स में ना एक बहुत ही फेमस क्लब हुआ करता था। ऑप्शन देखो, इब्राहिम क्लब, जैकोबिन क्लब, रॉबस्पियर क्लब या सेंट थॉमस क्लब। क्या लगता है आपको इनमें से क्या था? आज ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक क्लब था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। कौन सा क्लब था वो? लेट्स फाइंड आउट द आंसर। ऑप्शन बी, जैकोबिन क्लब्स। याद रखना है आपको कि यूरोप में, फ्रांस में ये क्लब बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जैकोबिन क्लब। ओके, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब ग्रीस से जो है ना, हमें वो दो चीजें याद रखनी है कि ग्रीक का जो स्ट्रगल है ना, मतलब ये जो मशाल है ना, ये जली थी 1821 में और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके इंडिपेंडेंस की, तो वो इंडिपेंडेंस मिल गई थी इनको 1832 में। अब इन दोनों फिगर्स को ना अपने माइंड में ना स्कैन कर लो, आई प्रॉमिस कि आपको ये जिंदगी भर याद रहेंगे। ग्रीस में दो चीजें याद रखनी है, पहला कि स्ट्रगल कब सबसे ज्यादा मतलब तेजी पकड़ा था उसने, और दूसरा ये
कि इस स्ट्रगल के चलते चलते फाइनली इंडिपेंडेंस कब मिली थी, कौन सी ट्रीटी थी वो। तो ट्रीटी थी वो तो हम ऑप्शन में देख लेंगे, लेकिन स्ट्रगल हुआ था 1821 में, इंडिपेंडेंस मिल गई 1832 में। ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ यूट्रेस्ट इन 1713, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 एंड ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ऑफ 1919। ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 और 1832 याद रखेंगे इसे हमेशा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देख लो। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो इसने कैसे फॉर्मेशन किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कैथोलिक क्लैंस का, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, या फिर यूनाइटेड इरिशमैन का। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को फॉर्म किया था 1707 ने, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था। तो सारी कंट्रीज ना आपस में तो लड़ते झगड़ते रहते थे, इटली भी लड़ रहा है, जर्मन भी लड़ रहा है, उसके बाद ग्रीस भी लड़ रहा था, लेकिन जो ब्रिटेन है ना, ये बिल्कुल आराम से स्मूथ एज मक्खन, बिल्कुल अच्छे से ना पूरा कंप्लीट हो गया था। कैसे हुआ था, वो हुआ था इस तरीके से, डोमिनेट करते 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 ये पूरा का पूरा नेशन ही बन गया। ओके चलो 1707 याद रखना कि यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इसके साथ लिंक्ड है। 1707। अच्छा, अब जो डेट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, आप आपके एक रजिस्टर में सिर्फ डेट्स वाला एक पेज बना लो। ये 2-3 पेज जो है ना वो पूरे डेट्स के रहेंगे। सबसे पहला यूरोप वाली डेट जो हमने अभी पढ़ी है ना, एक एक करके इसको लिखते जाओ। डेली इसको रात को सोने से पहले या खेलने से पहले या वीडियो गेम चलाने से पहले, फेसबुक इंस्टाग्राम खोलने से पहले एक बार उस डेट को देखोगे ना, आई प्रॉमिस यू कभी नहीं भूलोगे। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ठीक है, भूलती तो नहीं हूँ। खैर चलो आगे। गॉड सेव आवर नोबल किंग इज द नेशनल एंथम ऑफ। ये जो गॉड सेव आवर नोबल किंग है ना, ये कौन सी कंट्री का नेशनल एंथम है? ब्रिटेन का है, जर्मन का है, रशिया का है, इटली का है। अच्छा, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि हर एक कंट्री का नेशनल एंथम जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जन गण मन है। अच्छा, एक और बात मैं आपको इंडिया वाले इसकी बता देती हूँ कि इंडिया का जो नेशनल एंथम है ना, ये कुछ लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज किया था। इसके राइटिंग्स जो थे ना वो कुछ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के थे, जिनकी बुक आनंद मठ से ये लिया गया था। क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा शख्स है जिसने कि 2 कंट्रीज के जो नेशनल एंथम है उसको कंपोज किया है, और वो है रविंद्रनाथ टैगोर। 2 कंट्री कौन कौन सी है? इंडिया और बांग्लादेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। स्टेट में जरूर आ सकता है और कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। अब इनमें से जो है ना ये गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये कौन से देश का है? उसी देश का है जहाँ पे कि किंग को वैल्यू मिलती है, जहाँ पे कि कुछ फ्रीली इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, ऐसी किसी जगह को मिलती है। ऑप्शन ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, इटली। मैं चूज कर लूंगी ब्रिटेन को, इसका तो हमने आंसर भी नहीं देखा है, लेकिन याद रखना गॉड सेव आवर नोबल किंग और उसके बाद फ्लैग, ये कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन। ओके सो इसी के साथ यहाँ पे आज वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे और इसके कंटिन्यू पार्ट को, मतलब जो बाकी का बच गया है ना पार्ट 2, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।